तो चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए लेते आए हैं एक शानदार सी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6। ये आपका पार्ट 2 वीडियो होगा, ठीक है। अगर पार्ट 1 वीडियो यदि आप इस चैप्टर का नहीं देखे हैं, जाकर पार्ट 1 वीडियो पहले आप जाकर देख लीजिए। क्लास 12th एक लेख और एक पत्र, जिनका लेखक कौन है तो भगत सिंह है। और ये एक लेख और एक पत्र ना तो कविता है और ना ही ये क्या है मेरे दोस्त, ना ही कविता है और ना ही ये क्या है, तो बोलिए जल्दी, ना ही ये कहानियां है। ये क्या है तो एक प्रकार का, ये एक प्रकार का नहीं, ये पत्र है, ठीक है। ये पत्र, ये क्या है तो ये पत्र। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लेख और एक पत्र क्या है, तो याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र जो है ये क्या है तो ये एक पत्र है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हैं। चलिए, सुखदेव के नाम पत्र। भगत सिंह खास करके सुखदेव के नाम एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में देखिए कि भगत सिंह क्या क्या अपने उस प्रिय दोस्त को क्या क्या वो व्याख्या करते हैं और व्याख्या क्या क्या उनको पत्र में बोलते हैं, है ना। देखिए क्या क्या जो है भगत सिंह कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा, है ना। मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणतः मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, है ना। विशेष प्रेम को मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह क्या जो है क्या किस प्रकार के प्रेम को मानता था, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत प्रेम को मानता था। भगत सिंह जो है व्यक्तिगत प्रेम को मानता था। भगत सिंह जो है व्यक्तिगत, याद रखिएगा यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, व्यक्तिगत प्रेम को वो मानते थे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। देखिए, भगत सिंह खास कर सुखदेव जी को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वो कहते हैं कि प्रिय सुखदेव मेरे भाई, जब मैं जेल में था तो आप मुझे कई प्रकार के बातों को आप हमें बोलते थे और मैं आपके बातों से असमर्थ रहता था, लेकिन आज आप हमारे बातों से असमर्थ हो। देखिए, इससे आगे हम जब बढ़ेंगे ना और बढ़िया से कहानी आपको, ये पत्र आपको समझ आएगा। ये पत्र में भगत सिंह खास करके क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विशेष में आपसे चर्चा की थी। भगत सिंह जब जेल में थे तो सुखदेव जी को कहते हैं कि मैंने एक बार आपको कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं क्या कर लूंगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। मैंने आत्महत्या के विशेष में आपसे चर्चा किया था। ये कौन कहता है तो ये भगत सिंह जो कहते हैं, भगत सिंह सुखदेव जी से कहते हैं कि मैंने एक बार आपसे आत्महत्या के बारे में आपसे चर्चा किया था ना। ये भगत सिंह किससे पूछते हैं तो ये भगत सिंह पूछते हैं सुखदेव जी को कि मैंने आपसे एक बार
जो है आत्महत्या के बारे में, आत्महत्या के विषय में मैंने एक बार चर्चा किया था आपसे। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। कौन कहते हैं? तो ये भगत सिंह कहते हैं, सुखदेव जी को कहते हैं कि सुखदेव जी को ये कहते हैं कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकता है, आत्महत्या करना सही है। कई परिस्थितियों में कई ऐसे परिस्थितियां होती है सुखदेव जी कि उसमें आत्महत्या अगर कर ले तो ये उचित होता है। कौन कह रहे हैं? ये भगत सिंह कह रहे हैं। किससे? ये सुखदेव से कह रहे हैं। मेरे दोस्त, इस पत्र को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, ठीक है? आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाने का प्रयास विनायक सक्सेना करेगा। परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। याद रखिएगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भगत सिंह सुखदेव जी को ये बात कहाँ पे बोले थे? कौन सी बात? आत्महत्या की बात कहाँ पे बोले थे? तो याद रखिएगा, शहंशाही कुटिया में। शहंशाही कुटिया याद रखिएगा, क्या है? तो शहंशाही कुटिया याद रखिएगा। उन्होंने शहंशाही कुटिया में यह बात वो बोले थे। कौन? तो भगत सिंह कहते। किससे? सुखदेव जी से। देखिए, एक एक लाइन का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है? मेरी भावनाओं को समझिएगा। बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त एक वीडियो को बनाने में। मेरे दोस्त, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों में, इस वीडियो को जरूर शेयर करो। मेरे दोस्त, आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा था, भगत सिंह हंसकर कहे थे। भगत सिंह हंसकर कहता, अरे यार भगत सिंह, क्या तुम मूर्ख वाले बात बोल रहे हो यार? आत्महत्या करना उचित होता है? ये क्या बात, ये कौन बोल रहा है? ये भगत सिंह को ये कौन कह रहे हैं? तो ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि यार क्या भगत जी, आप भी जो है आत्महत्या की बात करते हैं। क्या आत्महत्या करना उचित होता है? कभी भी ये उचित नहीं हो सकता है। ये हंसकर सुखदेव जी बोले थे, ठीक है? याद रखिएगा। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है। उन्होंने कहा था इस प्रकार का यदि आप कार्य करते हो तो ये घृणित होगा, है ना? परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। पहले आप देखिए, सुखदेव यहाँ पे देखिए भगत सिंह क्या कह रहे हैं कि पहले तो वही व्यक्ति आप है ना, आप वही व्यक्ति है ना कि आपने ही कहा था ना कि भगत सिंह आत्महत्या करना उचित नहीं है। आज आप वही व्यक्ति हो, आज आप ही कह रहे हो कि आत्महत्या करना उचित है। उस समय आप कह रहे थे कि आत्महत्या करना उचित नहीं है, लेकिन आज आप ही कह रहे हो कि आत्महत्या करना उचित है। देखिए कि कितना, देखिए भगत सिंह, अब देखिए कि सुखदेव जी का विचार किस प्रकार बदल जाता है जब अपने ऊपर आता है ना कोई चीज। याद रखिएगा, जब कोई चीज अपने ऊपर आता है ना तो उसका असर मालूम चलता है। मेरे दोस्त, इस प्रकार नहीं मालूम चलता है। पहले जब भगत सिंह कह रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये हंसी मजाक में वो उड़ा दिए थे उनको बातों को। आज भगत सिंह उनको जो है सुखदेव जी को अपने खपचान लेते हैं और उनको समझाते हैं कि आप ही वही व्यक्ति है, आप ही वही व्यक्ति है ना। आप ही जो है, आपकी राय आज देख रहे हैं कि आपकी राय बदल चुकी है। आप कल तो कुछ कह रहे थे, आज आप देखते हैं कुछ कह रहे हैं। अब आप उस कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वर्ण अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। भगत सिंह कहते हैं कि अब मेरी राय नहीं बदलेगी, अब मेरी राय नहीं बदलेगी सुखदेव जी, अब मेरा वही राय रहेगा
जो आपका राय मेरे समय था, आप जो मेरे समय जो बात बोल रहे थे, आज मैं वही बात आपको बोलूंगा। मेरा भी राय नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए आगे के कैमरा में हम देख रहे हैं कि वीडियो सही से चल रहा है। ठीक है, चलिए मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। आप भगत सिंह कहते हैं सुखदेव जी को कि आत्महत्या करना जो है घृणित है। पहले आत्महत्या करना जो है उन्होंने ही कहा था घृणित है, लेकिन सुखदेव जी विश्वास नहीं किए थे। लेकिन अब सुखदेव जी को कह रहा है कि आत्महत्या करना घृणित है सुखदेव जी। ठीक है, यह पूर्णता कार्यता का कार्य है, क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों का सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया था उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यह वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। भगत सिंह कह रहे हैं कि आप अपना राय बदल लीजिए सुखदेव जी, क्योंकि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हो। अब तो हम लोगों को क्रांतिकारी विचार वाले बनना है। आपका पहले वाला ही विचार सही था सुखदेव जी, अभी का विचार आपका सही नहीं है। अभी का जो आपका विचार है ना सुखदेव जी, वो विचार सही नहीं है। आप अपना विचार को बदलिए, क्योंकि अब हम क्रांतिकारी लोगों का विचार ये नहीं होता कि आत्महत्या करना सही नहीं है। आत्महत्या करना जो है ये सही वाली बात नहीं है। आप क्रांतिकारी विचार के हो, आप अपनी सोच को बदले तो ही हमारा भारत बदलेगा। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करना है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। याद होगा आपको कि भगत सिंह ने बम, भगत सिंह के साथ दो मित्र और था, है ना, आपको याद होगा। तो वो तीनों मिलकर जो बम फेंके थे, आपको भी याद होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, उन्होंने बम फेंका था जिसके कारण उन्होंने पकड़ा गया था, है ना, याद होगा आपको। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसके फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारे यह कार्य उचित होता? भगत सिंह कह रहे हैं कि हमने नेशनल असेंबली में बम फेंका था सुखदेव जी, और उस समय हमने पकड़ा गया था। उस समय हम नेशनल असेंबली में हम पकड़ा गए थे सुखदेव जी। क्या हम उसी समय अगर वो गोरे अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाता, क्या यही क्रांतिकारी विचार था? बोलिए ना सुखदेव जी, क्या यही क्रांतिकारी विचार था? आप अपनी सोच को बदलिए। तो लोग क्या सोचते अगर हम उसके सामने गिड़गिड़ाते तो? नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं है, अंग्रेजों के साथ गिड़गिड़ाना नहीं है। हमने नेशनल असेंबली में बम फेंका था, और इसलिए फेंका था ताकि पूरी हिंदुस्तान जाग जाए कि अब जो है क्रांतिकारी लोग आ चुके हैं और हमारा भारत आजाद होगा, है ना सुखदेव जी? आप ही वही व्यक्ति हैं, अपना जो है सोच बदलिए, नहीं इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अगर मैंने भगत सिंह कहते हैं अगर नेशनल असेंबली में बम फेंकने समय अगर हमको गोरे अंग्रेज लोग पकड़ लिए थे, अगर उस समय हम जो उनके सामने गिड़गिड़ाते, पांव पकड़ते, तो लोग हमारी भारत की पूरी जनता हमें निकम्मा समझता, हमें उनके ऊपर जो है विचार था, उनका विचार जो है गलत विचार के वो हो जाते। ठीक है, अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हम यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे।
भगत सिंह कहते हैं कि मुझे यह विश्वास था सुखदेव जी कि मैंने नेशनल असेंबली में बम फेंका हूं और मैं कम ही समय में मैं मर जाऊंगा। मुझे यह मालूम था, लेकिन मैं मर तो जाऊंगा, लेकिन मैं इस देश की जनता के लिए कुछ करके जाऊंगा भगत सिंह, सुखदेव जी, ताकि लोग हमें मरने के बाद भी लोग हमें याद रखे। भगत सिंह को एक बार तो मेरे भाई सैल्यूट बनता है ऐसे विचारों वालों को, यानी इस प्रकार के देशभक्तों को तो एक सैल्यूट मेरे भाई जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। आपके कलेजा फट जाएगा। इस सुनिए ना, इस पत्र को सुनिए ना। एक पत्र बहुत ही सुंदर पत्र लिखे हैं सुखदेव जी को, सुनिए किस प्रकार क्रांतिकारी विचार लोगों के भावना होते हैं। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रूप से भोजन दिए जाने का ना तो ज्ञान ही था, ना हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास नेशनल असेंबली में बम फेंकते समय उनका एक मित्र था, याद रखिएगा, यतीन्द्रनाथ दास, श्री यतीन्द्रनाथ दास, ये भी बम फेंकने में ये भी शामिल थे, याद रखिएगा, उनका प्रिय दोस्त है ना, और ये भी उनके साथ शामिल था उस समय बम फेंकने के समय, यतीन्द्रनाथ, ठीक है, यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्पृहणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। सुखदेव जी, इस प्रकार के यदि हम अपने भारत के लिए कुछ काम कर रहे हैं, भारत के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और उसके लिए मुझे दंड मिल रहा है, तो मैं इस दंड को स्वीकार करता हूं भगत सिंह, मैं इस दंड को स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार के काम करने से यदि मृत्यु मिलता है तो मैं स्वीकार करूंगा, सुनिएगा पत्र, सुनिएगा मेरे दोस्त, सुनिएगा। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए हम अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने की वाली होती है। देखिए भगत सिंह कहते हैं अगर आपके ऊपर विपत्तियां आती है, देखिए कितना बड़ा सुंदर शब्द यहाँ पे यूज किए हैं कि यदि आपके ऊपर विपत्तियां आ रहा है मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए कि वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आ रहा है, वो कुछ नया सुझाव लेकर आ रहा है। अगर विपत्तियां आपके ऊपर आ रहा है ना, और वो आत्महत्या मृत्यु दंड दिया जाए, उनको धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मृत्यु भी सुंदर होगी, आत्महत्या को वो सुंदर मृत्यु मानती है ना, आत्महत्या ने उनको, चलिए यहाँ उसका आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपसे, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएगा, ठीक है, चलिए बताएंगे आपको। उसके बाद आपका है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वर्ण में कहूंगा, हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। भगत सिंह कहते हैं जो क्रांतिकारी विचार रूसी साहित्यों में मिलती है मेरे दोस्त, वो क्रांतिकारी विचार इस भारत देश में नहीं, भारत वाले के किताबों में नहीं मिलते हैं, है ना, भारत में नहीं है, भारत के हर एक बच्चों में नहीं है, और यही तो उत्पन्न करना है। कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं
कि रूसी साहित्य में जितने बढ़िया से क्रांतिकारी विचारों को वो लिखा जाता है, उतने बढ़िया से जो है भारत के पुस्तकों में भारत के बच्चों को नहीं सिखाया जाता है ना। हम उन वास्तविक मिलती है वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं मिलती। वो कहते हैं कि हमारे साहित्य में जिस प्रकार के रूसी साहित्य में क्रांतिकारी विचार मिलते हैं, उस प्रकार हमारे साहित्य में क्रांतिकारी विचार नहीं मिलते हैं। हम उनकी कहानियां में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना की अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में शहीदता दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हम प्रकार से उन विपत्तियों को, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकते हैं। मैंने इस विषयों का कुछ साहित्य पढ़ा और जेलों ही एक ऐसे विषयों का स्वरूप जाइए चलिए जेलों ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों का सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का वृंद गिरोह में विपत्तियों सहन करना ही जार शाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषयों से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा इस काम को कर लेगा। इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार की उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करने पर परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार का आंदोलन क्रांतिकारी के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या ना समझ। मैं आपको इस व्यवहार को जिस वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। देखिए ये पत्र कितना बढ़िया जो है सुखदेव जी भगत सिंह लिखे हैं सुखदेव को। सुनिएगा और बढ़िया सुनिएगा। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में अपना पूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? अगर आप जानते हो
कि जेलों के अंदर घुटनशील होती है, जेलों के अंदर जो है अत्याचार होता है, तो आप इसके लिए विरोध क्यों नहीं करते हो? ये कौन कहते हैं? तो ये भगत सिंह कहते हैं। संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं, या वह उत्तर है कि जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों से सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपको मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्श की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतर निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार का सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे। देखिए, आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय के उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे। देखिए, सुखदेव जी कहते हैं कि आप ये लिखे थे ना कि 14 वर्ष आप जेल में काट लिए हो, और 14 वर्ष के बाद यदि कोई जेल से आता है तो उसके विचार बदल जाते हैं। आपने यही कहा था ना कि 14 वर्ष जो जेल काट लेगा उसके बाद वो बाहर निकलेगा तो उसका विचार बदल जाएगा। मेरे दोस्त, कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार कहा जाता है कि सूरज की तरह चमकना होगा, तो सूरज की तरह यदि आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना भी होगा, है ना। जिस प्रकार डायमंड को डायमंड ही काट सकता है, अन्यथा और कोई नहीं काट सकता, है ना। याद रखिएगा, जो जेल से पूर्व के थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रोंद कर रख देगा, है ना। कहा जाता है कि जेल के अंदर आप रहोगे ना तो आपके विचारों को रोंद कर रख देता है। आपके जो पहले इसके पूर्व आपका विचार था ना, वो रोंद कर रख देता है। मेरे दोस्त, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उसके विचार को आप नहीं बदल सकते, उसके विचारों को आप नहीं बदल सकते हो, है ना। यदि वो बंदा अपने आप में अटूट है, अटूट बलशाली है, उनका हिट है कि हम जो है अब देश के लिए कुछ करेंगे, तो उसके विचारों को कोई बदल नहीं सकता। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ कि उनके विचारों को कोई बदल सके। चाहे जेल में रहे, चाहे वो कहीं भी रहे, निकलने के बाद उसका वही जोश रहेगा, वही जोश वही जुनून के साथ वो फिर आएगा और फिर उसी प्रकार का जो है वो तिरंगा लहराएगा, है ना। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशा यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? ठीक कहते भगत सिंह, सही कह रहे हैं कि यदि हम नहीं आते तो कोई भी क्रांतिकारी विचार के लोग नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर यार ये जिगर था ही नहीं उसके अंदर। हमने तो जिगर को पैदा किया, हमने तो सिखाया कि हमारे देश के लिए लड़ना चाहिए, हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए। यद्यपि यह ठीक है कि यह वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचारों को जन्म देने वाली नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनसे मार्क्स भी एक था। हाँ,
हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निस्संदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद में और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वर्ण या तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। निस्संदेह हमने इस विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ असाधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार के एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वर्ण या तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि जब हमने कहने मतलब यह है कि भगत सिंह कहते हैं कि जब हमने वैसे कामों की ही हम अपने ले लिया है, जब हम तलवार के धार पर ही खेल रहे हैं, जब हम मौत से ही खेलने लगे हैं, तो फिर मौत से डरना क्या है? मौत से डरना क्या है? तो हम जनता के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पे उतरे हैं, तो जनता के लिए कुछ करेंगे। भगत सिंह कहते हैं अगर आत्महत्या हम कर लेते हैं, अगर आत्महत्या हम लोग कर लेते हैं तो यार तो जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। ये भगत सिंह कहते हैं, ये जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षायुक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से कई कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यह है कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षायुक्त न थी? फिर आपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को बहुत ही महान क्रांतिकारी समझते थे, लेकिन जब समय आया जनताओं के लिए लड़ने के लिए तो वो भाग गए और हमें अकेला छोड़ दिया। और मैंने लड़ा, अंग्रेजों से मैंने लड़ा। ये कौन कहते हैं? ये भगत सिंह कहते हैं। ठीक है, क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि बाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो अब प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। देखिए, भगत सिंह कह रहे हैं क्या ऐसे लोग नहीं है? ऐसे भी बहुत लोग हैं। भगत सिंह कहता है ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि जेल में रहते हुए भी और जब जेल से बाहर आए तो वो देश के लिए अपने देश के लिए कुछ किए। उनके विचार नहीं बदल गए थे भगत सुखदेव जी, उनके विचार नहीं बदल गए थे, है ना। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि मनुष्यों को अपने दृढ़ता पूर्वक जो है अपने लक्ष्यों पर उनको अड़े रहना चाहिए। ये भगत सिंह कहते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। ये भगत सिंह कहते हैं कि भविष्य में कोई नहीं बता सकता है। भगत सिंह कह रहा है कि भविष्य में कोई नहीं बता सकता है कि क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से ही घृणा करते थे कि आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियों में भी
भी नहीं है। मुझे तो यह इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृण होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृण थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय भी इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सुखदेव जी, यह है कि हम लोग ईश्वर पूर्ण जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं परितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन की हिसाब आदि में कई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन के मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचानने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषयों पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी या मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाले व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। भगत सिंह कहते हैं कि आप अनुमति दे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुखदेव जी को कहते हैं कि आप अनुमति दे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। सुखदेव जी, आप अनुमति तो दीजिए। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाई जाने का अटल विश्वास है। भगत सिंह कहते हैं कि सुखदेव जी, मुझे विश्वास है जो मैंने काम किया है उसको उस पर जो है कहने मतलब यह है, उनको कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मुझे मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए ना तो क्षमा हो सकती है और ना वह होगी। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वाइफ ही, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि मुझे फांसी तब दिया जाए जब हमारे देश का आंदोलन चरण सीमा पर पहुंच जाए। जब हमारे देश का आंदोलन चरण सीमा पर पहुंच जाए तब मुझे फांसी दे देना, मुझे स्वीकार है ना। देखिए कितना बढ़िया बात बोलते हैं भगत सिंह, है ना। अभिलाषा, जब यह आंदोलन अपनी चरण सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यही इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो,
जब देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हमें क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत है, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सत्ता कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। या तो मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ, उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए चैप्टर आपका समाप्त हो गया। देखिए भगत सिंह क्या कहते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे फांसी दे दिया जाए, मुझे स्वीकार है, लेकिन फांसी तब दिया जाए जब हमारे देश का आंदोलन चरण सीमा पे हो, तो मुझे फांसी दे दीजिएगा। वो आत्महत्या मानते हैं, वो जो है मृत्युदंड को वो बहुत बढ़िया मानते हैं। मृत्युदंड क्या मानते हैं? मृत्युदंड वो चाहते हैं कि मुझे मृत्युदंड मिल जाए। वो भगत सिंह यही चाहते हैं कि मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड यदि कभी भी सुना सकता था, मुझे मृत्युदंड मुझे सुना दे, मुझे स्वीकार है ना। और कितना बढ़िया वाली बात इस विषय में कहा है सुखदेव जी को, बहुत ही बढ़िया इस पत्र के माध्यम से उनको भगत सिंह सिखाने का प्रयास किया है और हम लोगों को वो बताए। भगत सिंह यही कहते हैं। भगत सिंह इस पत्र से पढ़ने पे हम लोगों को यही मालूम चलता है कि भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी विचार के ये थे। इनके विचार कितना बढ़िया था, है ना। इस पत्र को पढ़कर आपके अंदर जोश आ गया होगा, जुनून आ गया होगा, है ना। आपके अंदर भी क्रांतिकारी विचार भर गए होंगे। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो से और इस पत्र के पढ़कर आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और हमारे पढ़ाई आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक मेरे दोस्त कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, एक कमेंट कर दो प्यारा सा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।